सभी दोस्तों को नमस्कार। और जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, जो हिस्ट्री की कैप्सूल बुक से पढ़ रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करें, अगर इसका संस्थापक की बात करें तो वो था श्रीगुप्त। और लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात आ जाए तो है चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक इसका चंद्रगुप्त प्रथम है। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र है। जो राजधानी है इसकी वो पाटलिपुत्र है। और राजधर्म वैष्णव, और इसका राज चिन्ह गरुड़, और इसकी राजभाषा संस्कृत है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर इसकी संस्थापक की बात आ जाए तो वो तो श्रीगुप्त है। वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम है। राजधानी पाटलिपुत्र है। और वैष्णव इसका राजधर्म है। गरुड़ इसका राज चिन्ह है। और संस्कृत इसकी राजभाषा है। अब आगे देखते हैं। अब 320 से 455 ईस्वी तक इसमें राजनीतिक एकता देखने को मिली। और जो गुप्त शासकों की उपाधियां थीं, कुछ उनके बारे में देखते हैं। जैसे श्रीगुप्त थे, अब इनकी उपाधि थी आदिराज और महाराज। आदिराज और महाराज किसकी उपाधि थी? श्रीगुप्त की। इसके बाद आता है घटोत्कच। ज़्यादा महान शासक तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी उपाधि थी महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो इसकी उपाधि थी महाराजाधिराज। अच्छे तरीके से याद रखना कि महाराजाधिराज किसकी उपाधि थी? महाराजाधिराज किसकी उपाधि थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की। समुद्रगुप्त की थी पराक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय की थी विक्रमादित्य या विक्रमांक। और कुमारगुप्त की थी महेंद्रादित्य। और स्कंदगुप्त की थी शकादित्य और शक्रूपम। अब विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की, और महेंद्रादित्य कुमारगुप्त की, और महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम की, और पराक्रमांक समुद्रगुप्त की। आपको इसमें दो तो याद रखने ही हैं, ये दोनों, महाराजाधिराज और पराक्रमांक। अब श्रीगुप्त के बारे में पढ़ेंगे 240 से 280। ये टाइम पीरियड आप याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बारे में पढ़ते हैं। महाराज इसकी उपाधि थी। प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख में अधिराज के रूप में उल्लेख है, यानी इसको अधिराज भी कहा गया है श्रीगुप्त को। और यह धारण गोत्र का था। और मगध में इसने एक मंदिर का निर्माण किया। और इसने 24 गांव बौद्ध भिक्षुओं को दिए। और ऐसा उल्लेख इसने इत सिंह ने किया है। एक लेखक हुए हैं इत सिंह, उन्होंने ही इसका उल्लेख किया है कि इसने 24 गांव बौद्ध भिक्षुओं को दिए थे और मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 355। यह पहला शासक था, यानी यह पहला प्रसिद्ध शासक था। यानी जो इसके पहले श्रीगुप्त आया और इसके बाद घटोत्कच भी आए थे, वो ज़्यादा इतने इंपोर्टेंट थे नहीं, लेकिन जो प्रसिद्ध शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और सर्वप्रथम रजत चांदी मुद्रा का प्रचलन हुआ इसके काल में। और इसने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया। तो गुप्त संवत किसने चलवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलवाया? 319 से 320 ईस्वी के मध्य। अब इसके बाद आते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट्स होते हैं, वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। 335 से 380, ये कहीं कहीं 375 देखने को मिलता है, लेकिन टाइम पीरियड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त का चित्र सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए मिलता है। यह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। और इसका उपनाम था लिच्छवी दौहित्र। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लिच्छवी दौहित्र किसको कहते थे? तो समुद्रगुप्त को। हरिसेन हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ऐसा हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। इसमें प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है, कभी पराजय का सामना नहीं किया, यानी जो समुद्रगुप्त था उसने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया। यह प्रशंसात्मक अभिलेख है, इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा ही की गई है। और भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा, यानी इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र और भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? तो वो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अब इसने समुद्रगुप्त ने जो अपने क्षेत्र जीते ना, उसको 5 भागों में वर्गीकृत किया था। समुद्रगुप्त ने अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों को 5 भागों में वर्गीकृत किया। जो प्रथम समूह था वो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था।
यानी जो वहाँ कह सकते हो। और दूसरा पूर्वी बंगाल के राज्य जैसे नेपाल, असम, बंगाल। और तीसरा था आठविक राज्य यानी जंगली क्षेत्र। और चौथा था पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक। इसने दक्षिण भारत के 12 शासक को पराजित किया और छोड़ दिया था बाद में। और ये दक्षिण में तमिलनाडु में कांची तक इसने अभियान किया था। और पांचवा समूह था शक कुषाण, जिसमें कुछ अफगानिस्तान के राज्य भी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष अगर पूछे कि गुप्त साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर किसके शासनकाल में था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसकी पुत्री थी प्रभावती, जिसका विवाह इसने रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया, जो बाकाटक शासक थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। और जो बाकाटक नरेश थे वो ब्राह्मण जाति से थे और मध्य भारत में इनका शासन था। और इन्होंने विवाह किया था अपने भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से, इन्होंने विवाह किया था। क्योंकि जब इन्हें गुजरात और पश्चिम मालवा पर भी अपना प्रभुत्व किया और शक क्षत्रप थे, इनके शासन का अंत किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन और देवश्री लिखा हुआ, यानी गुप्त साम्राज्य में ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं जिन पर देवश्री लिखा हुआ है। मेहरौली से प्राप्त लौह स्तंभ, इसमें चंद्र शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में की गई। जो मेहरौली से स्तंभ लौह स्तंभ है, उसमें ऐसा मिला है कि चंद्र शासक थे, उसकी पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में की गई है। और चंद्रगुप्त प्रथम के समय और इसके समय चीनी यात्री आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रगुप्त, इसे श्री महेंद्र, महेंद्रगुप्त जैसी उपाधियां सिक्कों पर मिली हैं। और इसके स्वर्ण सिक्कों पर गुप्त कुलामल चंद्र और गुप्त कुल व्योमराशि उत्कीर्ण है। यानी जो कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रगुप्त ने जो सिक्के स्वर्ण सिक्के डाले थे, उसमें गुप्त कुलामल चंद्र और गुप्त कुल व्योमराशि उत्कीर्ण है। और इसने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं भी चलाई। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी कराए और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा भी चलाई। और कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। और कुमारगुप्त प्रथम के टाइम ही समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग नालंदा विश्वविद्यालय में होता था। और इसने महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी उसका ऑक्सफोर्ड कहते थे। अब कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं, जैसे कि सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम से ही प्राप्त होते हैं। 18 प्राप्त हुए हैं कुमारगुप्त के काल में। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं का ढेर भी मिलता है। और बयाना मुद्रा भंडार राजस्थान में मिले हैं। कुमारगुप्त के काल में ही बयाना मुद्रा भंडार राजस्थान से मिले हैं, जिसमें 623 मुद्राएं थीं और मयूर शैली की सर्वाधिक थीं। और इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं मध्य प्रदेश से मिली हैं। मयूर शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं मध्य प्रदेश से ही भी मिली हैं। अब पुष्यमित्र नामक गुप्त के बारे में देखते हैं। जो स्कंदगुप्त है उसके बारे में देखते हैं। अपनी राजधानी अयोध्या बनाया। लो, राजधानी वैसे तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने राजधानी को अयोध्या बनाया। शक्रादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त की थी और कहोम अभिलेख से क्या होता है। लेकिन स्कंदगुप्त को शक्रादित्य कहा गया, ऐसा हमें भीतरी स्तंभ लेख से और भी देखने को मिलता है। और हुड़ों का आक्रमण इसके काल में हुआ। हिंदुकुश को पार कर गंधार प्रदेश पर आक्रमण किया। हुड़ों ने हिंदुकुश पार कर गंधार प्रदेश पर आक्रमण किया और गुप्त साम्राज्य के कुछ भागों पर अधिकार किया। सौराष्ट्र प्रांत में परदत्त राजपाल की नियुक्ति हुई। और ऐसा जूनागढ़ अभिलेख में उसका उल्लेख है कि गिरनार के शासक चक्रपाल द्वारा सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया गया।
सौराष्ट्र प्रांत में पर्वत राज्यपाल की नियुक्ति हुई और जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा उल्लेख है कि गिरनार के शासक चक्रपाल द्वारा सुदर्शन झील के बांध का निर्माण कराया गया और चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। यानी इसके चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे और अपना राजदूत सांग सम्राट के दरबार में भेजा। जो चीनी थे सांग सम्राट, उनके दरबार में इन्होंने अपना राजदूत भेजा था और इसका उत्तराधिकारी हुआ था भानुगुप्त। जो भानुगुप्त था वो इसका उत्तराधिकारी हुआ था। अब भानुगुप्त के बारे में थोड़ा देखते हैं। उत्तराधिकारी हुआ इसका भानुगुप्त। पूर्वी मालवा में हुड़ सत्ता का अंत किया। भानुगुप्त ने जो पूर्वी मालवा का क्षेत्र था उसमें हुड़ सत्ता का अंत किया था और जो नरसंहार हुआ था और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अब एरड़ अभिलेख के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जो उत्तराधिकारी था इसका भानुगुप्त, उसी का है ये एरड़ अभिलेख। अब एरड़ अभिलेख में बताया गया है तो मित्र गोपराज था, गोपराज की हुड़ों से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी। एरड़ अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि जो इसका मित्र था गोपराज, इसकी हुड़ों से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी और इसकी पत्नी जलकर सती हो गई थी। और सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य से मिलता है और इसलिए जानते हैं कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब गुप्तकालीन कुछ अधिकारी देख लेते हैं। गुप्तकालीन कुछ अधिकारियों की बात करें तो एक था महासेनापति, जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। एक था रण भांडागारिक, जो सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता था। अब भांडागारिक से मालूम पड़ता है सेनाओं की पूर्ति के लिए, सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। महासंधि विग्रह, अब संधि से मालूम पड़ता है युद्ध और शांति का प्रधान होता था। महाभांडागाराधिकृत, ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाअक्षपटलिक, ये अभिलेख विभाग का प्रमुख होता था। महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रमुख होता था और सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। आगे देखते हैं महाप्रतिहार, ये राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान था। अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान था। महाबलाधिकृत, सेना का सेनापति था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंड नायक, नाम से स्पष्ट है, न्यायाधीश था। संधि विग्रहिक, युद्ध और संधि के विषयों से संबंधित था। और दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। और विनय स्थिति स्थापक था, शिक्षा अधिकारी। ये सभी। अब प्रशासन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन पद्धति के बारे में बात करें तो जो राजपथ था वो वंशानुगत था। राजपथ था, वंशानुगत था। स्थायी सेना थी इसके पास और ग्रामवासियों से बेगार तो निःशुल्क श्रम था वो लिया जाता था, जिसको बिष्टी कहते थे। और यह अधिकारियों और सेना की सेवा के लिए था। विकेंद्रीकरण में वृद्धि होती थी। इस काल में विकेंद्रीकरण में वृद्धि हुई और दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक तो भोग और एक सेना भक्ति। भोग क्या था, वो था राजा को समय समय पर फल फूलों की आपूर्ति। जो राजा को समय समय पर फल फूलों की आपूर्ति होती थी उसे भोग कहते थे। और सेना भक्ति क्या थी, यदि सेना किसी गांव से गुजरने पर लोगों द्वारा दिया जाने वाला भोजन, यानी अगर इनकी सेना किसी भी गांव से गुजरती थी तो लोग बहुत सम्मान दे देते थे और भोजन भी कराते थे, इसी को सेना भक्ति कहते थे। अब इसमें भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई थी। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्य द्वारा उपज का चौथे भाग से छठे भाग तक था। यानी जो राज्य द्वारा उपज का जो कर था वो चौथे भाग से छठे भाग तक था। और वाणिज्यिक करों की संख्या कम थी। यहाँ वाणिज्यिक कर कम थे। और एक था ऊपरी कर, इसको याद रखना, ऊपरी कर। ये क्या था, अतिरिक्त कर था। आ जाता है ऊपरी कर क्या है, तो ये अतिरिक्त कर है, गुप्त काल में लगने वाला, गुप्त काल में लगने वाला अतिरिक्त कर है। सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें, अगर सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें तो पितृसत्तात्मक सत्ता थी। वर्ण जातियों उपजातियों विभाजित और स्त्री को भी अधिकार प्राप्त था भूमि में हिस्सा लेने का। कात्यायन के अनुसार, कात्यायन ने ऐसा कहते हैं कि इस काल में स्त्रियों को भी भूमि में अधिकार लेने का हिस्सा था। बड़े स्तर पर ग्राम अनुदान, गुप्त काल में बहुत बड़े स्तर पर ग्राम अनुदान देखने को मिलता है। और धार्मिक स्थिति की बात करें, इसमें मूर्ति पूजा का सामान्य लक्षण था, सामान्य थी। बौद्ध धर्म को राजस्व मिलना बनता, यानी शुरुआत में तो बौद्ध धर्म काफी उत्कर्ष था, काफी माना जाता था। लेकिन
अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो स्पेशली इसमें महायान शाखा को मानते थे लोग, और विष्णु गॉड हो गए। और मुद्राओं की बात करें, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जिन्हें दीनार कहा गया, ऐसा अभिलेखों में बड़े थे। और इन्होंने गुजरात विजय के बाद बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के ढाले। इन्होंने गुजरात विजय के साथ बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के ढाले। अब धार्मिक पढ़ा, नारायण विष्णु भागवत धर्म से थे और वैष्णव धर्म जो अधिक प्रभावी था। अब मैंने ऊपर पढ़ाया है, नारायण जो भागवत धर्म जो विष्णु थे वो गॉड हो गए, यानी भागवत धर्म कम हो गया था। अब गुप्तकालीन प्रमुख जो मंदिर हैं उनको देखते हैं। अब मध्य प्रदेश में कौन से एरड़ का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, सांची का मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, और तिंगबा का कंकाली देवी मंदिर, और तिंगबा का विष्णु मंदिर, और नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, और नागोदा का शिव मंदिर, और खोह का शिव मंदिर, और मढ़ी का मंदिर। ये सब कहाँ थे? एमपी में थे। ये सब एमपी में थे। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो भीतरगांव का कृष्ण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में थे। राजस्थान की बात करें तो मुकुंदरा दर्रा का मंदिर राजस्थान में था, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये छत्तीसगढ़ में था, और मणिनाग का मंदिर ये बिहार में था। मणिनाग का मंदिर बिहार में देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य की बात करें, अब गुप्तकालीन साहित्य के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है मृच्छकटकम या माटी का खिलौना, उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम, उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, और उसके बाद मुद्रा राक्षस। ये चारों गुप्तकालीन साहित्य हैं। अब इनके बारे में देखते हैं। जो मृच्छकटकम है इसकी रचना शूद्रक ने की है, और इसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, और ये एकमात्र दुखांत नाटक है। ये बहुत दुखांत नाटक है। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण होता है और एक वेश्या होती है, उसकी प्रेम कहानी को बताया गया है। और उसके बाद आता है देवी चंद्रगुप्तम, जिसके रचनाकार थे विशाखदत्त। और इसमें क्या है, चंद्रगुप्त द्वारा शक राजा का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन किया गया है। यानी जो शक राजा जाते हैं और अपनी भाभी यानी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेते हैं। अब अभिज्ञान शकुंतलम, इसके रचनाकार कालिदास थे। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। और जो राजा दुष्यंत हैं उन्हीं के पुत्र हैं भरत, जो एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। और जो कालिदास है, ध्यान रखना, वो यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला प्रथम नाटक भी है। और मुद्रा राक्षस की बात करें, इसकी रचना की है विशाखदत्त ने। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं गुप्तकालीन कुछ रचनाएं हैं। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। ये आप पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनको याद करने के लिए। अब जो मालविका अग्निमित्रम है, इसकी रचना कालिदास ने की थी। मेघदूतम की कालिदास, ऋतुसंहार ये भी कालिदास का था, कुमार संभव ये भी कालिदास का था, और रघुवंशम ये भी कालिदास का था, और विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास का था। यानी इतने सभी नाटक किसके हैं? कालिदास के हैं। मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम, ये सब कालिदास ने लिखे हैं। अब आते हैं स्वप्नवास दत्ता, ये भास की है, और चारुदत्तम ये भास की है, और उरुभंग ये भी भास की है। अब देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखदत्त की है। 10 कुमार चरित दंडन की है, और काव्य दर्शन ये भी दंडन की है, और न्यायावतार ये सिद्धसेन की है। पंचतंत्र तंत्र विष्णु शर्मा की है। चरक संहिता चरक की है, और ब्रह्म सिद्धांत ये ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, और विशुद्धि मग्न ये बुद्धघोष ने लिखा है। और आगे देखते हैं योगाधार ये असंग ने लिखा है। किरातार्जुनियम ये भारवी ने लिखा है। अमरकोश ये अमर सिंह ने लिखी है, और रावण वध ये वत्स भट्टी ने लिखी है, और चंद्र व्याकरण ये चंद्रगोमेन ने लिखी है, और बृहद संहिता ये ब्राह्मण ने लिखी है। पंच सिद्धांतिका ये भी ब्राह्मण ने लिखी है, और आर्यभट्टियम ये आर्यभट्ट ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, देख लेना, अक्सर एग्जाम में आती रहती हैं। अब गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल था, यानी जो गुप्त काल था वो भारत का स्वर्ण काल था। देखते हैं जैसे कि अगर साहित्य के बारे में बात करें, तो कालिदास द्वारा भारत का शेक्सपियर, जो कालिदास था उसको भारत का शेक्सपियर कहा गया। इसने अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। और सती प्रथा का प्रथम उल्लेख भी देखने को मिलता है यहाँ पे। जो गुप्त काल का
एरड़ अभिलेख है, जो गुप्त काल का एरड़ अभिलेख है, उसमें यशोमती के सती होने का प्रमाण मिलता है। यानी जो हमने पढ़ा था, पीछे पढ़ के भी आए हैं। केंद्रीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। गणित के बारे में जानकारी, शून्य का विकास यहीं हुआ है। अगर चिकित्सा के बारे में बात करें तो धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रथम आचार्य प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनके ग्रंथ का नाम था धन्वंतरी संहिता। यानी चरक भी, वो जो धन्वंतरी हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम पुस्तक में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती है, ये बताया है। और भवन निर्माण, मंदिर व स्तूपों का निर्माण भी देखा गया है गुप्त काल में। एक पुस्तक है आर्यभट्टियम, जिसके रचयिता आर्यभट्ट हैं, और यह आर्यभट्टियम गणित का ग्रंथ है, और इसमें कहा गया है कि पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी के चारों ओर परिक्रमण करती है। जो आर्यभट्ट थे वो पाटलिपुत्र के निवासी थे। जो आर्यभट्ट थे वो पाटलिपुत्र के निवासी थे, और गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ व ज्योतिषी आर्यभट्ट को ही माना जाता है। गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ज्योतिषी आर्यभट्ट को ही माना जाता है। अब एक बुक है पंचसिद्धांतिका, इसकी रचना वराहमिहिर ने की है, और जो पंचसिद्धांतिका है वो ज्योतिष विज्ञान से संबंधित है। पंचसिद्धांतिका ज्योतिष विज्ञान से संबंधित है, यानी जो वराहमिहिर थे वो एक ज्योतिषी थे। और एक वराह मूर्ति है जो उदयगिरी बिरसा मध्य प्रदेश में है, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित है, और इसमें विष्णु का अवतार है। और गुप्त काल आज का खत्म होता है, और इसके